हेलो एवरीवन, आई एम जानी जैसल एंड आई वेलकम यू टू माय सीएपीएफ एसी ईयर वाइज साइंस सीरीज, जिसके अंदर अभी हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। बायोलॉजी में हमने 2025 के कुछ क्वेश्चंस अपने पार्ट 1 में किए थे और कुछ क्वेश्चन अब हम पार्ट 2 में करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, क्योंकि बहुत बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं। इसमें हम सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सिर्फ आंसर मार्क करके नहीं निकल रहे, हम उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी बन सकती है पेपर में वो सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पार्ट 1 के वीडियो में भी देखा होगा कि उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें, मतलब जो चीजें पूछी गई हैं, जो चीजें पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीजें हमने हर एक टॉपिक में कवर करने की कोशिश करी है, जिससे कि दोनों तरह के बच्चे जो हैं, जो अपनी सारी चीजों को पहले पढ़ चुके हैं, जो काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जिन्होंने अपना बहुत डेडिकेटली अपना टाइम इसके अंदर दिया है प्रिपरेशन में, उनका सारा रैपिड रिविजन भी हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि उन लोगों के लिए ये जो सीरीज है जिसके अंदर हम सारे कंसेप्ट सारे अच्छे से पढ़ रहे हैं वो उनके लिए वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उनके सारे कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से रिवाइज होंगे, बल्कि जिन चीजों पर क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी चीजें हम इसमें कवर कर रहे हैं। दूसरे बच्चे जिन्होंने कुछ टाइम पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और अभी नहीं अच्छे से पूरा सिलेबस कवर हो पाया, तो उनका भी 85 to 90% जो सिलेबस है उसकी कंप्लीट कवरेज यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये सीरीज जो है वो बेनिफिशियल है। और तीसरी चीज, इसके इस जो आपका जो सीरीज है, इसमें मैंने क्लासरूम की तरह जहां जहां पे कंसेप्ट समझाने के लिए मुझे फिगर्स का इस्तेमाल करना पड़ा है, वहां पर मैंने वो सारी चीजें भी इस्तेमाल की। ठीक है, तो बिना आपका समय गवाए, मतलब खराब किए हुए, हम लोग अपना जो सीरीज है उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने 5 क्वेश्चन जो थे वो अपनी फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे, अब जो 6 क्वेश्चन से है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है हमें, ये हमें पूछ रहा है, ये हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास डेमोन्स्ट्रेट द डबल सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। आप इस चीज को समझिएगा कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है। डबल सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि हमारे हार्ट को अपनी, मतलब हमारा जो ब्लड होता है उसको अपनी एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ना हार्ट से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है, उसे ही हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। जी ठीक है। अब एक्शन में डबल सर्कुलेशन जो होता है वो किस तरीके से होता है ना। डबल सर्कुलेशन अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है जो कि हम लोग अपना सर्कुलेटरी सिस्टम में कवर करते हैं, तो इसको एक बार मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ कि डबल सर्कुलेशन एक्शन में क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये है हमारी अपर बॉडी, है ना, ये क्या है, ये हमारी अपर बॉडी और ये है हमारी लोअर बॉडी, ये है हमारी लोअर बॉडी। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये सारी चीजें आपको, ये सारी जितनी भी लेबलिंग है उसके लिए आप परेशान मत होइए, इसमें से हमारे लिए जितना यूजफुल है हम उतना पढ़ेंगे। जैसे कि हमारी जो लोअर बॉडी होती है ना, और जो आपकी अपर बॉडी होती है, वहां से वेना कावा, है ना, ये जो लिखा हुआ है ना वेना कावा, ये पोस्टीरियर मतलब नीचे बॉडी के लिए, मतलब नीचे वाली बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करती है, और ये अपर बॉडी का। ठीक है, तो वेना कावा जो होती है ना, ये ब्लू कलर की चीजें दिखा रखी है ना, ब्लू से जो भी डिनोट किया गया है दैट मीन्स वो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेटा, वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर ऐसे नहीं जहरीला ब्लड है वो, है ना जैसे देखने में लग रहा है, ऐसा नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज उसके अंदर ज्यादा है और ऑक्सीजन की परसेंटेज उसके अंदर कम है। ठीक है, और रेड वाला जो पार्ट दिखा रखा है इसका मतलब ये है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑलराइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होता है बेटे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज लो होती है। ठीक है, बहुत कम होती है। तो अब आप इस चीज को समझिएगा कि हमारा ये वाला जो हार्ट, ये हमारा हार्ट दिखा रहा है, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारा हार्ट है। हमारा हार्ट जो होता है, हम मैमल्स है ना, तो मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारे, हम जो मैमल्स हैं उनके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ये है आपका 1 2 3 4, ये ऊपर वाले जो होते हैं उसे हम एट्रियम या एट्रिया बोलते हैं अगर मैं प्लूरल में बोलूं तो, और वैसे ये एट्रियम है। और इसका एक नाम और होता है जिसको हम कहते हैं ऑरिकल्स। ठीक है, तो ये बोलूं या ये बोलूं एक ही बात है। और नीचे वाले ये जो थोड़े बड़े और थिक जो चैम्बर होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, इतना आपको समझने की जरूरत है। उसके बाद क्या होता है बेटा, इस चीज को समझिए कि हमारा जो वेना कावा होता है ना, ये नीचे वाली बॉडी से और ऊपर वाली जो बॉडी है हमारी उससे, ये दोनों, मतलब ये जो वेना कावा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर जाती है, अपर, ये जो आपका राइट वाला एट्रियम है ना, राइट वाले एट्रियम के अंदर लेकर जाती है। ठीक है, राइट एट्रियम से वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है नीचे आपका राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में
क्योंकि हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसकी वजह से वॉल्व्स जो है ये बंद हो जाते हैं। ये जो वॉल्व्स इस तरीके से ऊपर वाला जो आपका क्या है, ऊपर वाला एट्रियम है, ऊपर वाला एट्रियम से जब नीचे वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, तो जब हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है बेटे, तो जो ब्लड है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मींस नीचे से अगर वो इस तरीके से दब जाएगा, ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से दबेगा, तो ब्लड के पास जहां जहां से भी निकलने का रास्ता होगा वो वहां से निकलने की कोशिश करेगा ना, तो वो ऊपर से निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो वॉल्व्स बनी हुई है ना, इस तरीके से जो वॉल्व्स बनी है ना, ये इस तरीके से बंद हो जाती है, तो ऊपर से तो नहीं निकल सकता। तो कहां से निकलेगा, वो निकलता है यहाँ से, ठीक है, यहां से जाएगा और यहां से वो कहां जाएगा, यहां से वो जाएगा, देखिए बेटा कहां, हमारे लंग्स के पास जा रहा है, ठीक है। लंग्स के पास उसको कौन लेकर जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी। आप इस चीज को समझिएगा कि हमारे पास ब्लड को कैरी करने के लिए कुछ वेसल्स होती हैं, जिसके अंदर से एक हमारी आर्टरी होती है और हमारी क्या होती है वेन्स होती है, ठीक है। आर्टरीज क्या करती हैं बेटा, आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। और दूसरा काम क्या होता है, अवे फ्रॉम द हार्ट को, अवे फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट, है ना, ब्लड को वो कहाँ लेकर जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट। और जो आपकी वेन्स होती हैं, वेन्स का क्या काम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी और टुवर्ड्स दी हार्ट लेकर आते हैं, टुवर्ड्स दी हार्ट क्या लेकर आती है, ब्लड को लेकर आती है, ठीक है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आपका एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि ये आर्टरी होके, है ना, आर्टरी होके क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और दूसरा काम तो सही कर रही है कि अवे फ्रॉम दी हार्ट लेकर जा रही है, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे है लंग्स, लंग्स के अंदर आपको पता है एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है ना, एल्वियोलाई जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, साइट ऑफ एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, देखिए कि यहाँ पर सारी की सारी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वापस लंग्स के अंदर चली जाती है, लंग्स के थ्रू फिर हमारे नॉस्ट्रल से होती हुई बाहर चले जाएगी और जितना ऑक्सीजन आपने ऐसे ब्रीद इन करके लिया है वो सब इस ब्लड के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, डिफ्यूजन के थ्रू। आप जानते होंगे, नहीं जानते तो कभी जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें उसकी थ्योरी कवर कर लेंगे, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो अब देखिए ये जो ब्लड है, ये ब्लड वापस आ रहा है, वापस किससे आ रहा है, वेन्स से, वेन से आ रहा है, जबकि वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर वेन जो है वो क्या कैरी कर रही है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, रेड वाला, ठीक है ना। तो आप ये देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पल्मोनरी वेन, ये भी एक एक्सेप्शन है और ये भी एक एक्सेप्शन है, ये लेकर जा रही है, ठीक है, हमारे किस तरफ, लेफ्ट वाले पार्ट की तरफ, है ना, लेफ्ट वाले एट्रियम के अंदर लेकर गई, फिर वो किस में लेकर आ गई, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में। फिर वो क्या करेगा, एक फिर से सडन कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर से वो ये जो आपकी वॉल्व्स हैं ये बंद हो जाएंगी, फिर वो ऊपर से निकलेगा और आयोटा जो होता है हमारा, आयोटा, ठीक है, जो आयोटा होता है वो क्या करता है, हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी में, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ मतलब हमारी अपर बॉडी की तरफ और लोअर बॉडी की तरफ जो आयोटा होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। किस तरीके से सारा काम होता है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। वेना कावा जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, हमारे राइट एट्रियम में लेकर आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो लंग्स के पास लेकर जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वहां से उसका सारा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर डाल देती है और ऑक्सीजन उसके अंदर भर के वापस, है ना, वापस लेकर आती है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। और पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो आपके राइट, जो आपका लेफ्ट एट्रियम है वहां पर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा जो होती है वो आपकी पूरी की पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये आपका डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है बेटे। अब आप इस चीज को समझिए, डबल सर्कुलेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। डबल सर्कुलेशन किस किस में होता है बेटा, मैमल्स में होता है, ठीक है, मैमल्स में होता है, एव्स में होता है, एव्स का मतलब जो भी आपके बर्ड्स होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक। और आपका बेटा देखो कुछ और क्लासेस होती हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स होते हैं जो ऐसे क्रीपिंग क्रॉलिंग, मतलब जो वो होते हैं क्रॉल करके चलने वाले होते हैं, जैसे कि आपके लिजर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, ठीक है ना, ये सारे हो गए। इसके अंदर एक क्रोकोडाइल आता है, क्रोकोडाइल भी तो रेप्टाइल ही है, लेकिन बेटा वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है,
क्रोकोडाइल, इन सब के अंदर डबल सर्कुलेशन होती है, क्योंकि क्रोकोडाइल जो कि एक एक्सेप्शन है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई मतलब जैसे एक्सेप्शनल में पूछ लेगा कि 4 चैम्बर्ड हार्ट किस किस के अंदर होता है, 3 आपको रेप्टाइल्स के वैसे एग्जाम्पल दे देगा और एक आपका क्रोकोडाइल दे देगा, ठीक है ना, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक, तो इस तरीके से मिल जाता है आपको क्वेश्चन जो है। ठीक बेटे, तो रेप्टाइल्स हो गए आपके, एम्फीबियंस हो गए, एम्फीबियंस जो कि दोनों लैंड मतलब लैंड पे और वाटर में दोनों में रह ले। इन सब के अंदर क्या है आपके जो होता है बेटा 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ऑल राइट, और 3 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से इनके अंदर जो होता है वो इन मतलब मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है, और मिक्सिंग ऑफ ब्लड इसके अंदर इनके अंदर हो जाता है, क्योंकि नीचे का जो वेंट्रिकल है वो कॉमन है ना, इस वजह से इनके जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। फिर एक चीज, अच्छा फिशेस के अंदर बेटा सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर सिर्फ एक ऑरिकल होता है, ऑरिकल का मतलब एट्रियम, मैंने आपको अभी बताया, और एक ही इसके अंदर क्या होता है बेटा, वेंट्रिकल होता है। समझ आ रही होगी आपको मेरी बात, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इनवर्टिब्रेट, ये चीज हो गई। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जैसे हम वर्टिब्रेट्स है, हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम्स है ना, वर्टिब्रल कॉलम्स का मतलब जो जिसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड रहती है। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है कि उनके पास वर्टिब्रल कॉलम्स नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम्स आर एब्सेंट, वर्टिब्रल कॉलम्स नहीं है, मतलब वो स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा उनके पास, ठीक है। तो आपके जो भी बेटा वो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स जो भी होते हैं उनके अंदर प्रॉपर चैम्बर्ड मतलब प्रॉपर चैम्बर्स नहीं होते, इसके अंदर क्या होता है आपका 2 चैम्बर्ड होती है, ये जो आपके फिशेज होते हैं, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। तो इसका जो एग्जांपल था डबल सर्कुलेशन का, वो किसमें अंदर होता है बेटा, मैमल्स के अंदर होता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपसे पूछा गया है कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ व्हाट, ठीक है। आप इस चीज को समझते हैं बेटा कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो तो आपका एनर्जी गिविंग है। एनर्जी गिविंग का मतलब क्या है, जितनी भी चीजें जो भी आप खाते हैं जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ना, वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको ही आप सैकेराइड्स भी बोलते हैं, है ना, जो कि क्या है, एक तरीके की फॉर्म ऑफ शुगर, मतलब शुगर ही होती है, फॉर्म ऑफ शुगर क्या, शुगर ही है। प्रोटीन्स तो आपके क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आपको पता है कि आपकी बॉडी में चीजों को बिल्ड करने के लिए सेल्स में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब जैसे आपकी सेल्स जो है वो वियर एंड टेयर हो जाता है सेल्स के अंदर भी, तो उन सब चीजों को अच्छे से बिल्डअप करने के लिए आपके प्रोटीन्स की जरूरत होती है। फिर बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। तो न्यूक्लिक एसिड्स तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लास्ट में भी पढ़ते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं लिपिड्स की। देखिए इसका आंसर लिपिड ही है। लिपिड जो होता है इट इज अ काइंड ऑफ फैट। आपको भी ये चीज पता होगी कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जब हम नाम सुनते हैं कोलेस्ट्रॉल का, तो नाम सुनते ही समझ में आता है कि जैसे हमने हमेशा कोलेस्ट्रॉल के बारे में क्या सुना है कि जैसे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उनका कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें हमेशा ये समझ में आता है कि कोलेस्ट्रॉल इज अ बैड थिंग। बट हमेशा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैड थिंग नहीं होता। हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल ये क्या है, ये एक वैक्सी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। वैक्सी जो है वो वैक्सीन टच होता है, बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो। इसको कौन बनाता है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, ठीक है, लीवर इसको बनाता है आपका, ठीक है। और ये सेल जो होते हैं ना, एवरी सेल्स में सारे, हम देखिए हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेजेंट होता है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना, सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है आपकी, ठीक है। हमारे जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होती है, ये तो हम जानते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है विटामिन डी बनाने में हेल्प करता है, मतलब विटामिन डी में हेल्प करता है। बहुत सारे आपके हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है। हार्मोन्स में जैसे आपका ईस्ट्रोजन वगैरह हो गया, ईस्ट्रोजन वगैरह, ठीक है, उनको बनाने में हेल्प करता है। तो आपको मैं एक चीज समझाती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। जैसे सेल वॉल में जब आई मीन सेल मेम्ब्रेन की जब ये फॉर्मेशन कर रहा होता है, तो आप जानते हैं ये उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। इलास्टिसिटी को कैसे मेंटेन करता है कि जब भी आप ये जानते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी अप डाउन होता है, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है, उस टाइम पर जो सेल है हमारी सेल मेम्ब्रेन वो टू फ्लूइड ना हो जाए, बहुत ज्यादा फ्लूइड ना बन जाए, ठीक है। इससे क्या करता है, उसकी इलास्टिसिटी, बेसिकली इसकी फ्लूइडिटी, इलास्टिसिटी से भी ज्यादा जो
सही वर्ड है वो फ्लूइडिटी है ना। मुझे फ्लूइडिटी यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि वो क्या करता है बेटा, उसकी इलास्टिसिटी, उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। ऑल राइट, वैसे करता है वो इलास्टिसिटी भी, अगर आप उस चीज को लिख रहे हैं तो वो गलत चीज नहीं है, बट बेसिकली फ्लूइडिटी इज मोर एप्रोप्रिएट वर्ड, फाइन। तो उसको टू फ्लूइड होने से बचाता है, ठीक है। और अगर आपका टेम्परेचर बॉडी का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऊपर नीचे होता रहता है इसका टेम्परेचर हमारी बॉडी का, तो अगर मतलब फ्रीजिंग कोल्ड कंडीशन है, ठीक है, फ्रीजिंग कोल्ड कंडीशन में आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको रिजिड होने से भी बचाता है, ठीक है। ये सारे काम बेचारे कोलेस्ट्रॉल के हैं, और कोलेस्ट्रॉल ऐसी बदनाम है। तो बेटा कहने वाली क्या बात है कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो होता है, लेकिन हमने ये भी तो चीज सुनी हुई है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से कितनी प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब कुछ तो बात होगी। एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। दो तरीके का मतलब एक होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और दूसरे होते हैं LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये क्या होते हैं बेसिकली? देखिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन सुनने में लग रहा है कि ये वाला गंदा वाला होता होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल, और ये वाला गुड वाला होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, प्लीज माइंड इट, कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है, ये अच्छे वाले होते हैं, और लो डेंसिटी वाले जो होते हैं ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखिए हमारे हर एक सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन बनाता है, तो इसलिए वो तो प्रेजेंट होगा ही। तो आपको पता है जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो, और कोलेस्ट्रॉल बना कौन रहा है, मैंने आपको यहाँ पे बताया होगा, हाँ, प्रोड्यूस्ड इन लीवर्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं आपको पता है क्या, सारे का सारा जो भी कोलेस्ट्रॉल है ना, उसको ले जाकर, लीवर से ले जाकर जो है वो सेल्स में डिपॉजिट कर देते हैं, सेल्स और टिश्यूज में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, सेल्स एंड टिश्यूज में, जो टिश्यूज होते हैं ना उनके अंदर डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जो आपके इस तरीके से आरबीसीज भी हैं, आरबीसीज उसके अंदर ये यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा रखी है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल। देखिए ये इस तरीके से हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है वो एम्बेडेड होता है, ठीक है। और आप ये देखिए कि ये हमारी एक ब्लड वेसल है, ये क्या है, ये पूरी की पूरी हमारी एक ब्लड वेसल है, फाइन। तो ब्लड वेसल के अंदर देखिए क्या कर रहा है, ये जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसने क्या किया, यहाँ पर ये पूरा का पूरा इस तरीके से आके एक्यूमुलेट हो गया। क्या हो गया बेटे, एक्यूमुलेट हो गया। तो एक्यूमुलेट होने की, एक्यूमुलेट का मतलब जम गया आगे, ठीक है। एक्यूमुलेट होने की वजह से ये जो हमारी आरबीसीज हैं उनको जो वो बह रही थी, उनको आरबीसीज को मूव करने का जो एरिया है, एरिया वो कम हो गया, एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जब प्रेशर बढ़ जाएगा बेटे, तो फिर इसी वजह से क्या होता है, आपका जो हार्ट होता है उसके रिस्क हो जाते हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि आपके एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, बहुत ज्यादा पेन फील होने लग जाएगा, शार्प पेन फील होने लग जाएगा, जिससे मतलब बेसिकली स्ट्रोक या हार्ट अटैक इसकी वजह से होते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जाके जम जाता है ब्लड वेसल्स में, और इस तरीके से जमना शुरू होता है, क्योंकि लीवर से, जो लीवर होता है ना, लीवर से सारा का सारा कोलेस्ट्रॉल वो उठाकर लेकर आ गया, और कहाँ पे जमा दिया उसने, सारा जो आपकी सेल थी उनके अंदर, ठीक है ना, जो आपकी सेल्स थी, ब्लड वेसल्स थी उसके अंदर। लेकिन जो आपका HDL होता है ना बेचारा, ये अच्छा है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, गुड है ना। ये क्या करता है, लीवर से ले जाकर, मतलब जो सॉरी जो आपके सेल्स या टिश्यूज होते हैं ना, उनसे सारा कोलेस्ट्रॉल उठाता है और कहाँ ले आता है, लीवर के पास ले आता है, ठीक है। कहाँ ले आएगा बेटे, लीवर के पास ले आएगा, ऑल राइट। और लीवर से क्या होगा आगे, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, और आपकी बॉडी से ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये निकल जाएगा, ठीक है। अब इसीलिए कहते हैं कि देखिए बहुत ज्यादा फैटी, ऑयली ये सब तो खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जितना कोलेस्ट्रॉल मतलब इन जो फैट है वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा, उतना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी। तो आपका बहुत सारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो सेल्स के अंदर जो कहीं कहीं जाके एक्यूमुलेट हो रहा है ना, उसको तो आपका जो HDL है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो ही ले जाके सेल्स के अंदर से, टिश्यूज के अंदर से इकट्ठा करके उसको लीवर के पास ले जाते हैं, ताकि वहां से उसका डिटॉक्सिफिकेशन हो। आप ये बात जानते हैं कि लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करने का, है ना। तो इसी तरीके से ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये काम करता है, HDL और LDL, ये बात मैंने आपको समझाई, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल आपका एक तरीके का फैट है, जो कि क्या था, लिपिड इसका आंसर था। उसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं। देखिए न्यूक्लिक एसिड तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑलरेडी है ही, है ना। यहाँ पे बताती हूँ न्यूक्लिक एसिड कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड मतलब एसिड्स जो होते हैं ये अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जैसे पीछे एक ऑप्शन में प्रोटीन था, तो प्रोटीन जो होते हैं बेटे
प्रोटीन जो होते हैं ये एक पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ क्या, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स मतलब क्या है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर एक लंबी सी चेन बना देते हैं, ये आपस में एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जैसे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर ये एक अमीनो एसिड 2 3 4 ऐसे जो एक लंबी सी चेन बना देते हैं उसको प्रोटीन कहते हैं। ऑलराइट, इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड भी क्या है, ये एक पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना बेटा वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। पहला जो मतलब इसका जो न्यूक्लियोटाइड्स जो मुझे अभी बता, हाँ चलिए अभी बता देती हूँ। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, क्या क्या होता है, एक होता है पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर। दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप, है ना, फॉस्फेट ग्रुप। और तीसरा जो होता है बेटा वो होती है आपकी नाइट्रोजिनस बेसिस, क्या होते हैं आपके नाइट्रोजिनस बेसिस। अब आपको ये बात पता है कि आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है, आप जानते हैं ना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये हमारा, मैंने आपको जो इसका अपना जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर समझाया था। आरएनए जो होता है वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, समझ रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड जो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल बनाने में काम करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस बेसिस के अंदर, नाइट्रोजिनस बेसिस अगर डीएनए के हैं तो उसके अंदर क्या क्या होता है बेटा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। लेकिन अगर आरएनए है तो उसके अंदर होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह उसके अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है बेटा जिसे हम कहते हैं यूरेसिल, ठीक है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए नाइट्रोजिनस बेसिस को आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप के अंदर भी कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड्स। मतलब क्या कहना चाहती हूँ मैं, मतलब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो आपके न्यूक्लियोटाइड्स 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 इनको आपस में जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स की जरूरत होती है, ठीक है। मेरी बात आप समझ गए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर अपना सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है बेटे, आगे बढ़े, बिल्कुल। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें बता रहा है प्लांट अडेप्टेड। अडेप्टेड का मतलब क्या है कि कहीं पर भी कोई भी ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में अच्छे से थ्राइव करने के लिए, मतलब उगने के लिए प्लांट्स अपने लिए कुछ अडेप्टेशंस बनाते हैं, मतलब वहां पर रहने के लिए अपने लिए कुछ जुगाड़ कह सकते हैं, वो चीजें बनाता है, वही चीज अडेप्टेशन होती है। टू ग्रो इन डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब कैसे होते हैं, जो आपके ड्राई हैबिटेट्स होते हैं वहां पर, ठीक है। तो इनमें से उसको क्या कहते हैं, है ना। वैसे तो इसका आंसर जीरोफाइट्स है, जीरोफाइट्स कहते हैं क्योंकि जीरोफाइट्स जो होते हैं वो ड्राई हैबिटेट्स में उगते हैं। ड्राई हैबिटेट्स में उगने वाले प्लांट्स होते हैं जैसे कैक्टस हो गया, ओपनशिया हो गया, यूफोरबिया हो गया, ये सब क्या है आपके जीरोफाइट्स हैं जो कि ड्राई हैबिटेट्स में पैदा मतलब उगते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर आपको ये स्पाइन्स दिख रहे होंगे, ये जो स्पाइन्स होते हैं, कभी कभी बहुत सारे पेपर्स में ये पूछा जाता है कि ये मॉडिफिकेशन है क्या, मॉडिफाइड लीव्स होती है, ये मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, ठीक है। इसकी कुछ अडेप्टेशंस में और चीजें क्या होती हैं, जैसे इनका जो स्टोमेटा होता है इट इज संकन, संकन स्टोमेटा होता है, ठीक है, अंदर डीपली डीपली रूटेड, क्योंकि स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है, हम सब जानते हैं ट्रांसपिरेशन में, ठीक है। उसके बाद ये जो होते हैं दे आर वैक्सी, वैक्सी का मतलब क्या होते हैं, वैक्सीन टच, वैक्सी लगते हैं टच करने में, क्योंकि इसके अंदर से वाटर जो है वो मतलब ट्रांसफायर ना कर सके, है ना, वाटर जो है वो निकले ना। उसके बाद क्या होता है, मॉडिफाइड लीव्स होती है जो कि टर्न हो जाती है स्पाइन्स में, है ना, जो कि सरफेस एरिया, जैसे लीव्स का सरफेस एरिया है तो जितना ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वाटर लॉस होगा, तो वो कर्ल करते 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 अपना सरफेस एरिया छोटा करते 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 एक स्पाइन की फॉर्म में आ जाती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे कि क्या है इसके एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स में हो गया जैसे आपका कैक्टस, है ना, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कैक्टस हो गया बेटे, ओपनशिया हो गया इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यूफोरबिया हो गया, यूफोरबिया हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद इसका एक चीज और आप लिखिएगा कि इसके अंदर जो क्यूटिकल होता है ना इट इज थिक एंड वैक्सी, है ना, ये जो मैंने लिखा है यही चीज है, थिक और वैक्सी। क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल का मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आप देखेंगे से टच करके स्पाइन्स के बीच में जो पार्ट होता है वो थिक होता है, थिक, है ना, ताकि उसके अंदर से वाटर लॉस ना हो, और वैक्सी होता है टच में, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं मेसोफाइट्स की। मेसोफाइट्स जो होते हैं वो होते हैं नॉर्मल कंडीशंस में उगने वाले प्लांट्स, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में जो प्लांट्स उगते हैं उन, जैसे कि हमारे क्या हो गया, सनफ्लावर हो गया,
सनफ्लावर हो गया, ठीक है, आपका कोई भी प्लांट ले लो, जैसे कि आपका मारीगोल्ड हो गया, ठीक है, ये सारे आपके प्लांट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में उगते हैं। इनके पास अच्छा खासा रूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम होता है इनका, वेल डेवलप्ड, वेल डिफाइंड शूट सिस्टम, वेल डेवलप्ड एंड वेल डिफाइंड, वेल डेवलप्ड एंड वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड होता है। अब देखिए रूट सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपको मैंने कभी ना कभी तो ये बताया ही है ऑफलाइन क्लासेस में कि जो रूट्स होती हैं, रूट सिस्टम 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है बेटा, एक होता है टेप रूट्स, है ना, एक होते हैं आपका जो होती है एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है, और आपकी होती हैं फाइब्रस रूट्स। ये सारी की सारी रूट्स जो हैं वो मीसोफाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं, बेयर करते हैं, मतलब सारी की सारी रूट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में उन्हें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो वाटर में उगते हैं प्लांट्स, ठीक है, वाटर में जो वाटर हैबिटेट्स वाले जो प्लांट होते हैं, इसके एग्जांपल्स हो गए आपके जैसे वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ जो होता है बेटा, इसको हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल भी, टेरर ऑफ बंगाल। इसके बारे में कभी बहुत डीपली चर्चा करेंगे, कभी वाटर हाइसिंथ के बारे में ही, लेकिन अभी फिलहाल तो हम उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ रहे हैं, तो आप बस टेरर ऑफ बंगाल याद रखिए। उसके बाद जैसे तो लोटस हो गया, ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। और एक और एग्जाम्पल होता है जैसे हाइड्रिला हो गया, हाइड्रिला, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आपके हाइड्रोफाइट्स हैं। और हाइड्रोफाइट्स के अंदर क्या होता है, जो उसकी लीव्स होती है, लीव्स वो कैसी होती है बेटा, आप मुझे बताओ कि आपने लोटस को देखा होगा ना, लोटस है ना, तो उसकी जो लीव्स होती है बेटे, वो अगर आप देखेंगे तो लार्ज लार्ज होती है, फ्लोटिंग लीव्स होती है, और लार्ज लीव्स होती है, लार्ज एंड फ्लोटिंग लीव्स, है ना, फ्लोटिंग लीव्स होती हैं, बिल्कुल सही बात है, और लार्ज लीव्स होती हैं। और इनकी जो रूट्स होती है ना, रूट्स वो रिड्यूस्ड होती हैं। रिड्यूस्ड का मतलब ऑब्वियस सी बात है, वाटर बॉडी के ऊपर उग रहे हैं वो, तो कितना नीचे पेनिट्रेट कर सकते हैं, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनके न्यूट्रिएंट्स, उनकी छोटी छोटी रूट्स होती है ना, उससे ही उनको अपने न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हेलोफाइल्स की। हेलोफाइट्स जो होते हैं आपके, हेलोफाइट्स, ठीक है, हेलोफाइट्स, हेलो का मतलब होता है सलीन एनवायरमेंट में उगना, सलाइन बोल सकते हो उसको, सलाइन का मतलब होता है सॉल्टी, सॉल्टी एनवायरमेंट में उगने वाले जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं वो आपके हेलोफाइट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें हो सकती है, जैसे कि क्या सॉल्टी एनवायरमेंट है, इसका मतलब पूरा अच्छे से उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन डिप्राइव्ड होते हैं। ऑक्सीजन लेने के लिए ये एक अडेप्टेशन शो करते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूमेटोफर्स। न्यूमेटोफर्स का मतलब क्या होता है कि आप मुझे बताइए कि जो रूट्स होती हैं वो तो नीचे उगती है ना, लेकिन इनके रूट्स जो है वो नीचे नहीं उगती, इनकी रूट्स जो है वो जमीन फाड़ के ऊपर निकल आते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये देखिए, ये जो प्लांट्स हैं, क्योंकि ये वाटर लॉग्ड कंडीशन में है, कैसी कंडीशन में है, वाटर लॉग्ड। वाटर लॉग्ड मतलब पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पानी भरा जहां पर भी रहता है वहां पर क्या होती है, इसी तरीके की आपकी अडेप्टेशन शो करते हैं आपके जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो वाटर लॉग्ड कंडीशन में इनके पास दो दो ऑप्शन है, या तो ये कोई अडेप्टेशन शो करें और जिंदा रहे, और दूसरा ऑप्शन है कि ये मर जाएं, ठीक है। तो इसीलिए एक बहुत टाइम के बाद कोई अडेप्टेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इन्होंने बाय द टाइम, बहुत टाइम बाद इन्होंने एक अडेप्टेशन शो करी कि इनकी जो रूट्स है ना वो पानी के ऊपर निकल आते हैं। क्योंकि मैंने आपको वाटर लॉगिंग पढ़ाया है वैसे अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, वाटर लॉगिंग के अंदर क्या होता है कि आपका अल्कोहल की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि देखिए ये जो आप इस तरीके से समझिएगा कि ये जो रूट्स होती हैं, है ना, इनको भी तो उगने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और यहाँ पे जो आपकी इस तरीके से पोर्स होते हैं ना, पोर्स, कौन से पोर्स होते हैं, जो आपकी सॉइल होती है उसके अंदर पोर्स होते हैं ना, जिससे कि यहाँ पे पानी और हवा दोनों जा सकती हैं। लेकिन जब यहाँ पे पूरे में पानी भरा हुआ है, जब यहाँ पूरे में पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो जा ही नहीं पा रहा। ऑक्सीजन नहीं जा पाता तो एनारोबिक कंडीशन में वो क्या बनाते हैं बेटा, अल्कोहल बनाने लग जाते हैं। एक प्लांट के अंदर आप अल्कोहल डाल दें और फिर आप सोचे कि वो उग जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो प्लांट्स की रूट्स होती है ना, ये कहाँ निकल आएंगे बेटे, बाहर निकल आएंगे, और बाहर से ये अपनी ऑक्सीजन की जो डिप्राइव्ड है ना ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को ये क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, ठीक है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें जितनी चीजें समझनी थी मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने कवर कर ली, ठीक है बेटे। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड
कैल्शियम आयंस की। तो आप इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीपोड, सिम्पोड, यूनिपोड और एक्वापोडेंस। वैसे तो इसका आंसर बेटा क्या है आपका, एंटीपोड है। एंटीपोड है और वो कैसे है वो हम अभी बात करते हैं। देखिए बेटे, जो आपका सोडियम और जो आपका कैल्शियम है ना, ये जब मूव करता है ना, ये जब ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कोई भी चीज या तो अंदर से बाहर जाती है, या आपकी मेम्ब्रेन है या तो अंदर से बाहर जाएगी या बाहर से अंदर जाएगी, ठीक है ना, दोनों चीजों का कोई भी चीज जो मूव करती है आपकी सेल्स के अक्रॉस, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा खासा मैंने आपको अपने पार्ट 1 के वीडियो में भी समझाया था, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं सोडियम कैल्शियम पंप, ठीक है। इसको हम एक चीज और क्या कहते हैं बेटे, सोडियम और आपका जो कैल्शियम होता है उसका पंप भी बोलते हैं। अब आप इस चीज को समझना कि आपका जो सोडियम होता है ना, सोडियम ये आपकी सेल है, सोडियम का जो कंसंट्रेशन होता है, सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होता है, बाहर की तरफ आउटसाइड पे इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो हायर होता है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन होता है। अगर बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है अंदर कम होगा। तो सोडियम तो कैसा जाता है, सोडियम तो जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करता है, ठीक है ना, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन आपका जो कैल्शियम होता है ना बेटे, कैल्शियम वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे बना के कहा, यहाँ बनाते हैं, जैसे आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम वो लोअर टू हायर, उसकी बाहर की तरफ लोअर कंसंट्रेशन होती है और वो अंदर की तरफ मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ हायर कंसंट्रेशन है उसकी, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज को लोअर से हायर पर मूव करना है, तो ये मैंने आपको अपने पार्ट 1 के वीडियो में भी समझाया था, उस वहां पे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि वहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। एटीपी का मतलब क्या हो गया, रिक्वायर होता है, यहाँ पे एटीपी का मतलब होता है एनर्जी के रिक्वायरमेंट होते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बेसिकली, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो है इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है, ठीक है, जो आपका सोडियम होता है और कैल्शियम होता है, ठीक बेटे। अब इसके अंदर आपको एक दो चीजें जो मुझे समझानी चाहिए वो क्या है, जैसे कि आपका जो ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा कंसंट्रेशन है ना, मतलब सोडियम और कैल्शियम, आई मीन सोडियम और कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है, इसको आप एक चीज कहते हो, क्या कहते हो इसको, सेकेंडरी आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या कहते हो आप, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। और ये क्या है आपका, एक इनडायरेक्ट एनर्जी, इनडायरेक्ट जो आपकी एनर्जी होता है, इनडायरेक्ट एनर्जी जो है वो होती है इसके अंदर ट्रांसफर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या है, देखिए सिम्पोर्ट के बारे में बात करते हो। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और समझिए कि इसके अंदर 3 सोडियम जो है वो बाहर निकलेंगे, तो आपका दो जो आपके इसी तरीके का एक और चीज होती है, इसमें 2 जो पोटेशियम होता है ना, पोटेशियम आयंस वो अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो कैल्शियम की बात चल रही है, लेकिन मैं आपको पोटेशियम के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक जगह और होता है, सोडियम पोटेशियम पंप में भी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर 3 सोडियम के आयंस अंदर जाते हैं तो 2 मतलब बाहर जाते हैं, तो आपके जो 2 पोटेशियम के जो आयंस होते हैं वो अंदर जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है। कभी कभी एक आध क्वेश्चन मतलब देखा है मैंने इस तरीके का क्वेश्चन सीएपीएफ में, अदर एग्जाम्स में, तो मैं आपको बता रही हूँ। सिम्पोर्ट क्या होता है बेटा, यहीं पे बना देती हूँ। देखिए सिम्पोर्ट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, सिम का मतलब आप समझ लीजिए, सिम्पोर्ट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जो भी चीजें मूव करते हैं एक ही बार में, ठीक है, वो क्या होती है आपकी, मतलब क्या है, ये है आपका एक सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर इस तरीके से दो चीजें जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। प्रोटीन्स के थ्रू मैंने आपको बताया था ना, चैनल प्रोटीन्स होते हैं और कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि चीजों को मूव करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अपने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने आपको वो चीज समझाई थी, ठीक है। तो सेम जो डायरेक्शन में चीजें मूव करती है उसे आप सिम्पोर्ट कहते हैं। जैसे कि आपका सोडियम जो होता है वो ग्लूकोज के साथ जो है वो इकट्ठे क्या कर लेता है, ट्रैवल कर लेता है। उसके बाद बात करते हैं यूनिपोर्ट की। यूनिपोर्ट जो होता है, देखिए यूनिपोर्ट जो होता है, इसके अंदर सिर्फ एक सब्सटेंस एट अ टाइम, मतलब ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है तो इससे सिर्फ एक सब्सटेंस जो है सिर्फ वो मतलब वो मूव कर सकता है, ठीक है ना, सिर्फ एक सब्सटेंस, ओनली वन सब्सटेंस एट अ टाइम, ओनली वन सब्सटेंस एट अ टाइम, ठीक है। उसके बाद एक्वापोरेंस की बात करते हैं। एक्वा का मतलब ही होता है वाटर, ठीक है। तो जैसे वाटर, अगर वाटर का ट्रांसफर हो रहा है आपकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तो उसे आप एक्वापोरेंस कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ वाटर चैनल्स बनते हैं, वाटर चैनल्स मतलब वाटर
का ही एक पैसेज बनता है जिससे कि चीजें मूव कर सकती हैं, ठीक है। और इसके वाटर चैनल्स जब बनते हैं तो इसमें वाटर ट्रैवल तो करता है, और इसके अंदर आप ये बात याद रखिएगा कि आपको क्या याद रखना है कि आयंस मूव नहीं करते, ठीक है, आयंस मूव नहीं करते, ठीक। तो ये सारी चीजें हमने समझ ली कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या ये बता रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम जो होते हैं वो रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए रेगुलेटरी एंजाइम्स। पहली बात तो ये बात है कि आपको एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए कि एंजाइम्स क्या होते हैं, है ना। और एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो होते हैं, अभी रेगुलेटरी एंजाइम्स क्या होती हैं, चीजें आपको अभी समझ में आ जाएंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलोस्टेरिक एंजाइम इज करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं हमारे एक बायो कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटे, बायो कैटलिस्ट, है ना। बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या है कि हमारे किसी भी रिएक्शन, ये रिएक्शन लिखा है मैंने, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं रिएक्शन रेट को विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, मतलब जो आपका रिएक्टेंट होता है उसके अंदर अगर मैं कोई भी कैटलिस्ट डाल दूं, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनकर आएगा उसके अंदर उस कैटलिस्ट का नामो निशान तक नहीं होता, ठीक है ना, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ये चीज होती है बेटे, कंज्यूम्ड, ठीक है बेटे। तो ये चीज होती है। तो एंजाइम्स तो हमारे बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं, ये बात मुझे समझ में आ गई, ठीक। अब देखो बेटा, एंजाइम्स जो होते हैं ना, एक वर्ड तो एंजाइम होता है, दूसरा वर्ड होता है सबस्ट्रेट। यहाँ पे कहीं लिखा होगा, हाँ ये देखिए सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट जो होता है वो क्या होता है, जहां पर भी एंजाइम, मतलब ये जो एंजाइम है, अच्छा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम के ऊपर एक सबस्ट्रेट आकर ऐड होता है, ठीक है, एंजाइम के ऊपर एक सबस्ट्रेट आकर ऐड होता है और फिर वो अपना रिएक्शन जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म करते हैं, ठीक। जिस जगह पर आकर सबस्ट्रेट जो है वो ऐड होता है उसे एक्टिव साइट कहते हैं, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, इनको अपना काम परफॉर्म करने के लिए सबस्ट्रेट से जुड़ना होता है। सबस्ट्रेट जो है वो आकर एंजाइम से जुड़ेगा, लेकिन एंजाइम के किसी भी पार्ट पर आकर नहीं जुड़ जाएगा, एंजाइम के मतलब जो एक्टिव साइट होती है ना, एक्टिव साइट सिर्फ वहीं जाकर जुड़ेगा। सोचिए अगर ये जो इस तरीके से सर्कुलर आपका एक सबस्ट्रेट है वो यहां आकर जुड़ता, मतलब ये तो ज्यादा हो गया, एक सेकेंड, अगर बेटा वो यहां आकर जुड़ता तो क्या जुड़ पाता, नहीं जुड़ पाता। यहाँ पे उसके लिए प्लेस बना हुआ है ना, कि वो यहाँ पर आकर जुड़ जाए, और इसी प्लेस को क्या कहते हैं बेटा, एक्टिव साइट, ठीक है, एक्टिव साइट कहते हैं। तो क्या एक एंजाइम के पास सिर्फ एक्टिव साइट होती है, नहीं, एंजाइम के पास आपका एक और साइट होती है जिसको आप कहते हैं रेगुलेटरी साइट, ठीक है, क्या कहते हैं आप, रेगुलेटरी साइट। रेगुलेटरी साइट का क्या काम होता है बेटा, रेगुलेटरी साइट का मतलब होता है कि एंजाइम को रेगुलेट करना, रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब देखिए आपका एंजाइम, मैंने किसी रिएक्शन के अंदर किसी एंजाइम को जो है एज ए कैटलिस्ट यूज कर दिया, उसको क्या काम करना है, कब तक काम करना है, उस एंजाइम को पता भी तो होना चाहिए। तो उसी की एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है, मतलब जो रेगुलेटरी साइट पे आपके जो एंजाइम्स होते हैं उनके पास एक रेगुलेटरी साइट होती है, वो उसको रेगुलेट करती है, ठीक है, वो उसके रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगी घटाएगी, ठीक है, और फिर जब उसका काम हो जाएगा तो उसे खत्म कर देगी, ठीक। तो जैसे कि उसके पास क्या होगा बेटा, एक एक्टिवेटर होगा, हाँ कि भाई अब काम चालू कर दो, है ना, एक्टिवेटर होगा, और इसके पास जो रेगुलेटरी साइट होती है उसके अंदर एक्टिवेटर होता है और इनहिबिटर होता है। इनहिबिटर का मतलब होता है कि अब काम खत्म करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। अब देखिए वो क्या कह रहा है, लाइक अदर एंजाइम्स, एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो कि एक रेगुलेटरी एंजाइम है, मतलब उसके पास एक्टिव साइट तो होगी प्लस उसके पास रेगुलेटरी साइट्स भी हैं, ठीक है। एलोस्टेरिक एंजाइम्स आल्सो ओबे मैकेलिस मेंटन, जो आपका काइनेटिक्स होता है, कुछ भी नहीं होता, ये है आपका मैकेलिस मेंटन मॉडल। ये क्या बताता है कि आपका रिएक्शन का रेट क्या है जब आपका सबस्ट्रेट आप ऐड करते जा रहे हैं, तो ठीक है, तो जब आप सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट क्या होता है, वो जो एंजाइम के साथ जुड़
मिलकर एक रिएक्शन बनाता है, ठीक है। तो जब आप सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे तो इस तरीके का रिएक्शन होता है, रिएक्शन रेट भी बढ़ते चला जाता है। यहाँ पर Vmax दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पर जो उसका रेट है वो मैक्सिमम है, और V जो है वो क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर आपका हाफ है। बस यही है मिकालिस मेंटेन, ठीक है। लाइक अदर एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम आल्सो भी मिकालिस मेंटेन काइनेटिक्स, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। द वेलोसिटी वर्सेस सबस्ट्रेट है ना, वेलोसिटी वर्सेस सबस्ट्रेट में हाइपरबोला का एक ग्राफ बनता है। इज हाइपरबोलिक लाइक एनी अदर ऑप्शन, ये भी नहीं होता, ठीक है। हाइपरबोलिक एग्जाम मतलब हाइपरबोलिक नहीं बनता, इस तरीके का बनता है, ठीक है। दे आर ऑलवेज वन सब यूनिट एंजाइम, वन सब यूनिट नहीं होती उसके अंदर, दो या कुछ ज्यादा सब यूनिट्स भी होती हैं। तो ईच सब यूनिट ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम आल्सो कंटेन अ रेगुलेटरी साइट इन एडिशन टू एक्टिव साइट। बिल्कुल सही बात है, उसके पास एक्टिव साइट और मतलब रेगुलेटरी साइट और एक्टिव साइट दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो इसका आंसर बेटे क्या था, डी था। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी सारे क्वेश्चंस को। तो जो भी आपके डाउट्स अगर आए हो तो आप उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और ऑब्वियसली बात है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इस जो वीडियो को आप अपने अगर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना चाहते हैं तो आप उनके साथ जरूर शेयर करिए। और हमारी जो दूसरी जो आपका मतलब जो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम एक ही पार्ट में पूरी कोशिश करेंगे कि हम कर पाए 2024 के क्वेश्चंस को। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बाय बाय।